आज के इस प्रोग्राम के आबिद जमान माहिर कानून कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और सौलत जाफरी जो कि नुमाइंदा हैं आज न्यूज़ के और डे वन से इसको कवर कर रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, मैं आपकी तरफ पहले आता हूं, पहले ज़रा समअप कीजिएगा इस पूरे हादसे को, इस सानहे को, इस वाक़े को। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, क्योंकि इसके ऊपर इतना कुछ कहा जा चुका है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा पस मंज़र में बहुत ज़्यादा जाने से पहले बेहतर यह है कि हम जो की पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात करना चाहिए वो हम करें। जी सौलत। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये वाकया शुरू हुआ 6 जनवरी को, जब मुस्तफ़ा अपने घर से लापता हुआ और उसके अहल खाना ने मुकदमा दर्ज कराया दरख्शां थाने में। 7 जनवरी को ये दरख्शां थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ इसके अगवा का। लेकिन बात 6 जनवरी से शुरू नहीं होती, बात शुरू होती है न्यू ईयर नाइट से, जब मुस्तफ़ा और इसका दोस्त अरमकान एक लड़की के पीछे जिसका नाम बताया जाता है मार्शा शाहिद के ऊपर जो है वो इन दोनों का झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद जो है वो कहानी 6 जनवरी को आई, जब 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया। मुस्तफ़ा अरमगान के जब घर पहुंचा है और घर पहुंचने के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान जो है वो तल कलामी हुई और तल कलामी होते होते ये बात हाथापाई तक आई। और उसके बाद जो अरमगान है उसने लोहे के वार से जो है वो उसकी गर्दन पर वार किया और उसके बाद जो मुस्तफ़ा था वो मौके पर बेहोश हो गया। इब्तदाई तौर पर यह बात भी बताई गई है कि उस दिन जो मुलाजमीन उस वक्त घर में मौजूद थे उन्होंने ये बयान दिया है पुलिस को कि फायरिंग भी जो है वो सुनाई दी गई थी और इस तरीके का वाकया जो है वो सामने आया था। इसने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन 1 माह तक इंतहाई सुस्त रवि के साथ इस मुकदमे की जो है वो तफ्तीश जारी रही। इस दौरान जो मुस्तफ़ा के दोस्त थे उनके भी बयानात कलमबंद होते रहे और उसकी वालदा ने शक जाहिर किया कि इसका जो बेटा है मुस्तफ़ा वो इस वक्त अरमगान के पास है। पुलिस ने अरमगान से तहकीकात करना शुरू करी तो अरमगान ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। और बाकी जब इसकी वालदा ने अरमगान से बात करने की कोशिश की तो उसने इसकी वालदा के साथ बदतमीज़ी करी और गैर अखलाकी गुफ्तगू का आगाज़ किया, जिसके बाद अरमगान को जो है वो मेन सस्पेक्ट करार दिया गया। और फिर 2 रोज़ के बाद ही जो है वो तावान की कॉल तलब हुई, जिसमें 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। जब तावान की कॉल तलब हुई, जब तावान की कॉल सामने आई तो फिर एवीसीसी इस वाक़े में जो है वो एक्टिव हुई और एवीसीसी में जब ये केस गया तो अरमगान जो है वो मेन सस्पेक्ट करार दिया गया था। एवीसीसी की टीम डीएसपी के हमरा जो है वो अरमगान के जब घर पे पहुंची है तो अरमगान की जानिब से 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला होता रहा। 4 घंटे मुकाबले के बाद जब पुलिस अंदर घर में दाखिल हुई तो घर गैर ममनुआ असलहा जो है वो भारी मिकदार में पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। 65 के करीब लैपटॉप्स हैं जो पुलिस को काम बताते हैं, जो उन्होंने अपनी तहवील में लिए और अरमगान को जो है वो वहाँ से गिरफ्तार किया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने जो शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए उसमें जो मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन था वो वहाँ से मिला, कारपेट पर पड़ा हुआ खून मिला, जिसके बाद अरमगान के से जो है वो तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पुलिस की किस्मत जो है वो उसने साथ नहीं दिया और अरमगान को जो है वो जज की जानिब से जेसी कर दिया गया, जेल कस्टडी रिमांड नहीं दिया गया, जिसके ऊपर पुलिस ने जो है वो इस्तदा की कोर्ट से कि हमें जो है वो रिमांड दिया जाए। इसी दौरान अरमगान का जो हमराज था और साथी था शिराज को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। शिराज की जानिब से बताया गया कि हमने मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को अपने घर बुलाया था और घर बुलाने के बाद उस पर हमला किया, जिसके बाद मुस्तफ़ा जो है वो बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में हम उसको कराची से इसी की अपनी गाड़ी के अंदर बलूचिस्तान का एक मुकाम है धारेजी, वहाँ लेकर गए और वहाँ ले जाने के बाद जब हमने गाड़ी में से मुस्तफ़ा को बाहर निकाला तो मुस्तफ़ा उस वक्त जिंदा था। हमने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और गाड़ी समेत उसको जला दिया। ये बात जो है वो सामने आई है शिराज की जानिब से, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और हरकत में आने के बाद जब धारेजी से पुलिस स्टेशन से इस बात की तस्दीक कराई तो उनकी जानिब से बताया गया कि बिल्कुल 12 जनवरी की रात ये वाकया रिपोर्ट हुआ था और इसका मुकदमा धारेजी में दर्ज किया गया है। जब ये बात सामने आई कि धारेजी में जो लाश थी वो किसकी थी, जब उससे तहकीकात हुई तो ये बात मालूम हुई कि लाश मस्त शुदा थी और गाड़ी की भी जो है कोई शनाख्त नहीं मिल सकी थी। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करी और तहकीकात का दायरा जब वसी किया तो ये बात सामने आई कि ये लाश मुस्तफ़ा की है और जो गाड़ी वहां से मिली है वो भी मुस्तफ़ा की थी। शिराज ने ये बात बताई कि हमने मुस्तफ़ा की और मुस्तफ़ा गाड़ी को जलाने के बाद 1.5 किलोमीटर का फासला जो है वो पैदल सफर किया। वहां किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। उन्होंने सुजुकी करके कराची 4K चौरंगी तक पहुंचे और उसके बाद फिर रिक्शा में बैठकर अपने घरों पर आए। ये तमाम तर वाकया था जिसके ऊपर जो है वो पुलिस हरकत में आई और इन दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है। बात करें अगर मार्शा शाहिद की, तो ये मार्शा शाहिद वो खातून है जो कि मुस्तफ़ा के साथ कई अरसे तक रिलेशन में रही
और इसी दौरान जो है वो उनको वक्तन फवक्तन चीट करती रही, ऐसा इल्जाम है मुस्तफ़ा की वालदा का। ठीक है, उनकी वालदा की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया। अब मैं यहाँ पे जरा रुकूंगा क्योंकि एडवोकेट आबिद जमान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जमान साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो पुलिस की रिवायती इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 1 माह तक वो लड़का जो है वो लापता था, वो मगवी था या कहाँ था, उसके ऊपर, क्योंकि जब रैंसम की कॉल आई है तब ये मामला जो है वो CIA के पास आया और उसके बाद सारी एक्टिविटी देखी गई। फिर दूसरा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इस वक्त यहाँ पर हर कोई, क्योंकि आज जो CM सिंध हैं उन्होंने भी ये इसके ऊपर हैरत का इजहार किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं ATC 1 के, उन्होंने जेल कस्टडी क्यों कर दिया, उन्होंने पुलिस को रिमांड क्यों नहीं दिया। अगर पुलिस को रिमांड दे देते वो तो ये चीज़ें पहले ही पता चल जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस केस में मैं शुरू करता हूँ, जैसे इसकी गिरफ्तारी पे आते हैं कि ये गिरफ़्तार हुआ, पुलिस मुकाबले में गिरफ़्तार हुआ, तो AVCC जो है ये सिर्फ डील करती है अगवा बराए तावान के केसेस को। हाँ। तो AVCC वालों ने वहाँ रेड की, वहाँ पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें गिरफ़्तार हुआ, AVCC वाले इसको रिमांड पे लाए। रिमांड पे जब लाए तो FIR नंबर 1, 2, 3 FIR थी, 3 FIR थी AVCC की, वो सारी पुलिस मुकाबले असले की FIR थी। हाँ। ATC कोर्ट से जो रिमांड मांगा गया वो सिर्फ इन 3 FIR में मांगा गया था जो पुलिस मुकाबले की थी। हाँ। उस FIR के रिमांड में जज साहब ने उनको जेल कस्टडी कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। जो अगवा की FIR है उसमें रिमांड मांगा ही नहीं गया था, क्योंकि उसमें उस वक्त सिर्फ 365 है। अगर FIR आप निकाल के देखें उस केस की तो उसमें सिर्फ 365 है, 365A नहीं है। अगवा बराए तो 365 क्या है और 365A क्या है? अगवा बराए तावान 365A बनता है। अच्छा। तो जब वो 365A बनता है तो वो फिर 780A में आता है और ATC की जुरिस्डिक्शन आती है। तो 10 तारीख को जब इसको यानी रुक जाइएगा, मामला ये जो है ये जो गया अगवा बराए तावान की जो कॉल रिसीव हो गई, मिल गई, उसके बाद जो है ये FIA के पास आया ना, AVCC के पास आया और AVCC ने जो चालान वहां पर जो रिमांड मांगा वो उसके तहत नहीं था, वो सिर्फ पुलिस मुकाबले के उसमें था। जी, वो सिर्फ पुलिस मुकाबले के रिमांड था, वो भी FIR नंबर 1, 2, 3 365 के ना 365 की नहीं थी। 365 का रिमांड उन्होंने सिटी कोर्ट में मांगा था। अच्छा। उस दिन 10 तारीख को ATC एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास FIR नंबर 12 का रिमांड पेश ही नहीं हुआ। AVCC वाले रिमांड लेने गए थे FIR 1, 2, 3 में, जिसमें उसने शिकायत की कि मुझे मारपीट की गई है, तो उसकी वजह से उसको जेल कस्टडी कर दिया गया। अब एक मिस परसेप्शन हर जगह मीडिया पे, हर चैनल पे, टॉक शोज में चल रहा है कि जज साहब ने रिमांड नहीं दिया और उल्टा जो छापामार टीम थी उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दो चीजें डिस्कस हो रही हैं ना। वो तो एक अलग मैटर है। मैं आपको एक उनकी वालदा की स्टेटमेंट बताता हूँ। वो कहते हैं मैं चैम्बर में गई और IO सब जब बात कर रहे थे तो उसने अगवा की बात ही नहीं की, तो वो तो रिमांड ही अगवा का नहीं लेकर गया था, पुलिस मुकाबले का रिमांड था वो। तो हमारी पुलिस को ये चीजें बुनियादी तौर पे पता नहीं थी क्या? मतलब इसकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। जब 10 तारीख को उनको रिमांड नहीं मिला सिटी कोर्ट से, ये जेल कस्टडी हो गया। फिर अगले दिन 11 तारीख को उन्होंने रिमांड में उसमें रिमांड पेपर में इजाफा किया। वो इजाफा कर सकती है कि अभी अगवा बराए तावान का केस हो गया क्योंकि रैंसम कॉल आ गई थी 365A 780A का इजाफा करके। अच्छा। उन्होंने, क्योंकि जेल कस्टडी हो गया था, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जज से NOC की कोशिश की कि हमें NOC दे दी जाए कि हम उसकी कस्टडी जेल से ले लें, क्योंकि उस वक्त उनका डोमेन नहीं था। सही। तो उस पे ATC के जज साहब ने ऑर्डर पास किया कि GIT बनाई जाए। हाँ। GIT बनाई जाए कि इस मामले को, तो उसकी बेस पे आप उनका रिमांड ले सकते हैं हम दोबारा। अब इसकी एक मिसाल आपको बता दो, ये जो दूसरा लड़का है शिराज अरेस्ट हुआ। हाँ। इसका रिमांड पेश हुआ 15 तारीख को और उसको रिमांड दे दिया गया। कौन सी 21 तारीख तक उसको रिमांड दे दिया। क्यों? क्योंकि जब उसका रिमांड पेश हुआ तो उसमें 780A था, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज से ही मांगा गया था और पहले जो रिमांड था वो FIR 1, 2, 3 में मांगा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सब चैनलों पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मतलब इतनी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब सर चैनल पे कि जज साहब ने रिमांड नहीं दिया। नहीं तो फिर उसका जो पुलिस की तरफ से आ रहा है कि जनाब हमें नहीं मिला और बदकिस्मती की बात है कि हमें रिमांड चाहिए था। पुलिस मुकाबले का केस था। नहीं, ओवरऑल पुलिस तो फिर इस पूरे केस को ही लेके चल रही थी ना। वो तो यहाँ पे जो लाइमलाइट में आ गए वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज आ गए क्योंकि उन्होंने रिमांड नहीं दिया और उस पर पुलिस जो कह रही है वो बदकिस्मती से जो है हमें रिमांड नहीं दिया गया। आप पुलिस वालों से कहे कोई ऐसा पेपर पेश कर दें जिसमें उस दिन FIR नंबर 12 में एडमिनिस्ट्रेटिव जज से इन्होंने रिमांड मांगा। ठीक है,
आबिद जमान साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में, और एक छोटे से ब्रेक है क्योंकि ये बड़े कानूनी मामला थे और इस पर हम देख रहे हैं कि हैरत सबको इसी बात के ऊपर थी कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत और वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, उन्होंने रिमांड नहीं दिया बल्कि जेल कस्टडी कर दिया। और पुलिस यहाँ पर यूँ बैठ गई कि जनाब हमें चूँकि रिमांड नहीं मिला उसका, लिहाजा अब हम और दीगर ज़राए से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें बड़ी तनकीद का निशाना जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज को बनाया गया। लेकिन टेक्निकली जो पॉइंट था वो इस वक्त आबिद जमान एडवोकेट जो है उन्होंने हमारे सामने रखा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इस मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं।